आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है टू डिराइव द टॉर्सन इक्वेशन। ठीक है, तो टॉर्सन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ एजम्पशन होते हैं जो यहाँ पे कुछ मेंशन है। यहाँ पे एजम्पशन सबसे पहला हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा शेफ्ट है, ठीक है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, जो सेकंड एजम्पशन है वो है कि शेफ्ट हमारा कैसा होना चाहिए, परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, शेफ्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो थर्ड एजम्पशन है वो हमारा क्या है कि शेफ्ट हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ एजम्पशन है कि सर्कुलर शेफ्ट रिमेन सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग। इसका मतलब ये है कि ट्विस्टिंग मतलब टॉर्क अप्लाई करने से पहले और टॉर्क अप्लाई करने के बाद जैसा क्रॉस सेक्शन है वैसा ही होना चाहिए। मतलब यदि सर्कुलर है तो हमारा वो सर्कुलर ही क्रॉस सेक्शन होना चाहिए टॉर्क अप्लाई करने के भी बाद। ठीक है, जो सबसे लास्ट एजम्पशन है कि टॉर्क यूनिफॉर्म है, टॉर्क इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द शेफ्ट। मतलब जो हम शेफ्ट पर टॉर्क अप्लाई करेंगे वो टॉर्क हमारा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इन सारे एजम्पशंस को लेकर के हम एक्सप्रेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, एक शेफ्ट है, और यहाँ पे मैंने इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने किससे दिखा दिया है, एक सर्कुलर से दिखा दिया है। मतलब इसका ये बताता है कि जो ये शेफ्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा है, हमारा सर्कुलर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस शेफ्ट पर हम एक टॉर्क अप्लाई करते हैं। इस शेफ्ट पर हम क्या करते हैं, एक टॉर्क अप्लाई करते हैं। जब जैसे ही हम शेफ्ट पे टॉर्क अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारा शेफ्ट क्या होगा, शेफ्ट हमारा एक थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम इस शेफ्ट पे क्या करते हैं कि दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक ए एंड एक सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये टॉर्क अप्लाई करने से पहले और जैसे ही हमने टॉर्क अप्लाई किया ये जो पॉइंट बी था ये पॉइंट बी न हो करके ये थोड़ा थीटा डिग्री से मूव कर गया और ये पॉइंट बी कहाँ पहुँच गया, पॉइंट सी पे। ठीक है, इस बार पे देख सकते हैं और इसके क्रॉस सेक्शन पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो थीटा डिग्री से ये हमारा शेफ्ट डिफॉर्म हुआ है, थीटा एंगल से हमारा शेफ्ट जो ट्विस्ट हुआ है, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें पता है कि जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो आर्क यहाँ पे क्या है, आर्क बी सी है और रेडियस क्या है हमारा यहाँ पे, कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ से जो आर्क बी सी की वैल्यू मिलती है वो कितना हो जाता है, आर इंटू थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब हम किसी शेफ्ट पे टॉर्क अप्लाई करते हैं तो टॉर्क अप्लाई करने के कारण क्या होता है कि हमारे शेफ्ट में हमारा क्या होता है, एक शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस के कारण यहाँ पे क्योंकि हमारा इसमें बॉडी ये जो शेफ्ट है भी ट्विस्ट हो जा रहा है, तो शियर स्ट्रेस के कारण जो ट्विस्टिंग पैदा होता है, जो चेंजिंग होता है, उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस और जिसको डोनेट करते हैं हम फाई से। ठीक है, ये फाई क्या होता है हमारा, फाई होता है हमारा शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इस शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो शियर स्ट्रेंथ फाई की जो वैल्यू होती है ये होता है BC अपॉन एल। ठीक है, और BC क्या है यहाँ पे, BC हमारा है आर्क, और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया आर इंटू थीटा, तो फाई की वैल्यू कितना हो गया, आर इंटू थीटा बाई एल। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, टॉर्क के कारण
ड्यू टू टॉर्क टॉर्क के कारण हमारा क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, शियर स्ट्रेस, यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ, दैट इज फाई। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक जी कांस्टेंट आ जाता है, जी इंटू फाइव, जहाँ जिसको जी को हम क्या बोलते हैं, ये मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी होता है। क्या होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ फ्रॉम इक्वेशन टू से, यदि मैं अगर फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, टाउ बाई जी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write टाउ बाई जी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आर थीटा बटे। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है ये किस रेडियस के लिए है, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या है, हमारा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसके आउटर रेडियस पे ये टाउ मतलब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला, ये टॉर्सनल ये प्रोवाइड करता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एट रेडियस किस रेडियस पे, कैपिटल आर पे। यदि हम फाइंड आउट करना चाहें किसी भी, इफ एनी रेडियस स्मॉल आर पे निकालना चाहें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो क्या होगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं टाउ बाई जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल आर इंटू थीटा बट्टे थीटा बाई एल। ठीक है, ये हमारा किसी भी आर रेडियस के लिए ये हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसके टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारा जी थीटा बाई एल इंटू आर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो जी हमारा कांस्टेंट है। जी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, जी भी कांस्टेंट है, थीटा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर एक टॉर्क के लिए। ठीक है, एल भी लेंथ ऑफ द शाफ्ट जो है, शाफ्ट की लेंथ जो है, शाफ्ट लेंथ, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है ये कैसे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लीनियरली डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका ज़रा हम वेरिएशन देखते हैं कि ये वेरी कैसे करता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस रेडियस के साथ इसका वेरिएशन कैसे होता है हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा एक सर्कुलर बार है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। ठीक है, और ठीक है, आप ऐसा समझो एट स्मॉल रेडियस आर की वैल्यू जब 0 होगा, ठीक है, इस केस में हमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। जब इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी तो इस केस में जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है,
ऐसे केस में हम वेरिएशन इसका देखते हैं तो इस पॉइंट पे r इक्वल टू 0 पे हमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस 0, और जब इसकी वैल्यू वेरी करते r आएगी उस पे हमें जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। उस तरीके से इस एंड पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मिलेगा, और जैसे इधर आओगे r पे आओगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को और यदि हम मिला के ग्राफ खींचें तो देखो हमारा वेरिएशन कैसे आता है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम रेडियस से दूर, सेंटर ऑफ रेडियस से दूर चल जाते हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू, टॉर्सनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, हमारा बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, ये है। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम पूरे क्रॉस सेक्शन पे बात नहीं करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक स्मॉल सेक्शन पे को लेकर के हम किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, ये हमारा ये हमने एक छोटा सा रिंग ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा हमने एक रिंग ले लिया, ये रिंग है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है जिसकी रेडियस कितना है, इसका जो रेडियस है ये r है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितना है, dr है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ इसका एरिया बताऊँ, एरिया स्मॉल डी की वैल्यू कितना होगी, 2 पाई r इंटू डी आर। बात समझ में आई। ठीक है, इस केस में यदि मैंने आपको टॉर्सन शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है, रेडियस के साथ। अब हम क्या करते हैं कि शियर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं कि ये जो हमने पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट लिया है जो स्मॉल रेडियस r पे है, उस पे शियर फोर्स कितना काम करता है इस एलिमेंटल रिंग पे। ठीक है, तो हम लिखते हैं शियर फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंटल रिंग। ठीक है, इस रिंग पे कितना काम करेगा, तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितना होगी, इसकी वैल्यू होगी शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। बहुत सही, बिल्कुल सही है। शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुका है, जिसकी वैल्यू है जी थीटा बाई एल इंटू आर, और एरिया हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू है 2 पाई आर इंटू। ठीक है, इस केस में हमारा क्या हो गया कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये देखना जरा, मैं आर कभी कभी ऐसे लिखता हूँ और ये आर कभी कभी ऐसे लिखता हूँ, तो कन्फ्यूजन मत होना, ये दोनों चीज़ें सिमिलर ही हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, जो स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप पे ये हमारे इस पे फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस फोर्स के कारण क्या होगा, ड्यू टू शियर फोर्स के कारण क्या होता है हमारा एक क्या होता है हमारा रजिस्टिंग टॉर्क काम करता है। किस पे काम करता है, एलिमेंट पे काम करता है। रजिस्टिंग टॉर्क काम करेगा, टॉर्क किस पे काम करेगा, ऑन एलिमेंट पे। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि टॉर्क के कारण क्या डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस, और अगर कहीं शियर स्ट्रेस है, यदि कहीं शियर फोर्स है, इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे शियर स्ट्रेस बिल्कुल डेवलप होगा, और शियर फोर्स इसका मतलब शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस, और टॉर्क के कारण शियर स्ट्रेस, इसका मतलब शियर फोर्स के कारण रजिस्टिंग टॉर्क। बात समझ में आई, या टॉर्क। ठीक है, अब देखो टॉर्क की वैल्यू अगर निकालो तो क्या होता है हमारा डी एफ इंटू आर, परपेंडिकुलर रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं, है ना। ठीक है, शियर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो ये हमारा, ठीक है,
ये जैसे जैसे हम, ये हमारा शेयर फोर्स का क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे तो काम तो कर रहा है ये हमारा ना, तो किस रेडियस पे हमें निकालना है शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर रेडियस आर पे हमें बताना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर रेडियस पे हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू कितना काम कर रहा है, हमें इसका फॉर्मूला पहले हमें पता करना है, ठीक है। तो ये डी एफ की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, जी थीटा बाई एल, ठीक है, इंटू 2 पाई r² डी आर इंटू आर। तो क्या हो गया हमारे पास, जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई r³ इंटू डी आर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डी टी की वैल्यू हो गया, ठीक है। हमें पता है, देखो देखो ध्यान से समझो बात को। आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे टार्क लगा रहे हो, इस एंड पे क्या कर रहे हो, आप टार्क लगा रहे हो। तो इस टार्क को ऐसा देखो, हमारा एजम्पशन क्या बोल रहा है, हमारा एजम्पशन में ये बिल्कुल बोला जाता है कि किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने टॉर्क लगाया और बॉडी हमारा शाफ्ट उखड़ के बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। कंडीशन सेम होना चाहिए, चीज़ें वही होना चाहिए, बस हल्का सा उसमें डिफॉर्मेशन आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा एक हमेशा बैलेंसिंग पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एंड पे फिक्स किया, अगर इस एंड पे टॉर्क लगाओगे, ठीक है, इस इन पे अगर आप टॉर्क लगाते हो इस पे, तो इसको क्या करेगा, ये एंड क्या करेगा हमारा, बैलेंस करेगा, ये एंड क्या करेगा हमारा, बैलेंस करेगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या डेवलप होता है, वहाँ से या निकल के बात समझ में आती है कि जो रेजिस्टिंग टॉर्क होता है, रजिस्टिंग टॉर्क ऑन एलिमेंट दैट विल इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क, ये किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल टॉर्क। भैया जो आप एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो उसकी वैल्यू, उसको कौन अपोज कर रहा है, हमारा जो एंड फिक्स है वही तो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हो तो वहाँ पे वो विरोध करता है उस चीज़ों का, जहाँ कहाँ पे विरोध होता है, कहाँ पे अपोज करता है, जो एंड फिक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे अपोज करता है वो लगाए गए टॉर्क का, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क का वो क्या करता है, हमारा अपोज करता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टॉर्क, ठीक है, जिसकी वेरिएशन होता है 0 to t, ठीक है, और यहाँ पे जो टॉर्क का वेरिएशन 0 to r एक्सटर्नल टॉर्क जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई r³ इंटू डी आर। बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आता है जी थीटा बाई एल, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है 2 पाई बाहर, r³ का जो डिफ्रेंशिएशन करोगे, r टू इंटीग्रेशन करोगे तो r⁴/4, ठीक है। तो 4 से 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा r⁴ इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और डी टी इसका वेरिएशन टी आ गया, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे बात समझो, ये जो πr⁴ इज डिवाइडेड बाई 2 है, ये क्या हमारा, ये और कुछ नहीं है, ये हमारा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हमारा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो इस टर्म को हम हटा के क्या लिखते हैं, जे लाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो हो जाएगा टॉर्क टी इक्वल टू थीटा बाई एल इंटू जे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। ये हमारा क्या एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। और पीछे हमने, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अभी अभी हमने एक पीछे एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है, आप देख सकते हो, कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि पीछे हमने एक इक्वेशन नंबर टाउ बाई एक इक्वेशन और हमारे पास आता है निकल करके पीछे, प्रीवियस पेज से एक बात समझ में निकल के आती है कि जो टाउ बाई आर होता है, ठीक है, दैट विल इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल,
ठीक है, टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई टाउ बाई आर। देखिए ये जो बात है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको यहाँ से डिनोट किया गया, यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने ये पहले ही बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन निकल के आता था। ठीक है, यहाँ से अगर टाउ बाई आर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, जी थीटा बाई एल। ठीक है, ये नीचे चला आएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो जी थीटा बाई एल। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से वी कैन राइट टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या समझ में आता है बात, कि इनका राइट हैंड साइड सब बराबर है, तो इसका मतलब टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर। ठीक है, ये होता है। इसको याद करने का एक मैं आपको सीधा सा ट्रिक बताता हूँ। इसको बोलते हैं ताज, आपको हंसी आ सकती है, ताज इसको बोलते हैं, टी बाई जे को क्या बोलते हैं हम लोग, ताज। जी थीटा बाई एल को क्या बोलते हैं, गोल। और इसको टाउ बाई आर को बोलते हैं क्या, टर। ठीक है, ताज गोल टर, इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।